जब मैं पार्क में छिपकर टॉयलेट कर रहा था तभी मेरी मुलाकात एक नशे में धुत महिला से हो गई जिसे एक घटिया आदमी परेशान कर रहा था। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत दौड़कर उसे बचाया, लेकिन जब मैंने उस आदमी को भगा दिया तभी मुझे एहसास हुआ कि वो महिला मेरे ही क्लासमेट की मां निकली। फिर जब मैं एक पल के लिए हैरान खड़ा था तो उसने अचानक मुझे गले लगाकर चूम लिया। मेरी आंखें एकदम फैल गईं। मैं तो हैरानी और खुशी से पागल ही हो गया। उसके होठों की नरमी महसूस करते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाया और जवाब में उसे चूमने लगा। पूरे 10 मिनट तक तब जाकर लियो यानरान ने मुझे छोड़ा। उसके खूबसूरत चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। तुम कौन हो? मैं लियो रुयान का क्लासमेट हूँ। आपने ज्यादा पी ली है। मैं खड़ा हो गया। उसे रोते हुए देखकर मुझे समझ आ गया कि अगर मैंने मना किया तो वो शायद रोती ही रहेगी। ठीक है लियो आंटी, मैं आपके साथ थोड़ा और पी लेता हूँ। हम एक बार क्लब में पहुंचे। लियो यानरान मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक शांत कोने में बैठा लिया। श्याओमू, क्या तुमने कभी पी है? उसे थोड़ा होश में आते देखकर मैंने राहत की सांस ली। थोड़ी बहुत पी है। आंटी तुम्हें एक ड्रिंक देती है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर भी गिलास ले लिया और होंठों तक ले गया, लेकिन तभी लियो यानरान ने गिलास पकड़ लिया और सीधे मेरे मुंह में उंडेल दिया। एक ही बार में मैंने पूरा गिलास पी लिया। यहाँ तक कि मेरा पहला किस भी अभी लियो यानरान ने ही ले लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? सच में तुमने सच में कभी रिलेशनशिप नहीं की तो तुम्हारे होंठों पर ये लिपस्टिक कैसे आई? ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर मेरे होंठों के पास की लिपस्टिक धीरे से पहुंच दी। आंटी पहले तुम्हें किस करना सिखाती है ताकि बाद में जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने तो काम आए। लियो यानरान साफ तौर पर बहुत ज्यादा नशे में थी। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। आओ आंटी तुम्हें सिखाती हैं कैसे किस करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे तेज शराब पिला दी थी, इसलिए मैं भी अब थोड़ा नशे में था। मूंगे, आंटी तुम्हें किस करना सिखाएंगी। ये कहकर उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी बच्चे को पकड़ते हैं और सीधे मेरे होंठों पर किस कर लिया। इस वक्त लियो यानरान को खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। जब से उसके पति की मृत्यु हुई थी वो अपने अंदर सब कुछ दबा कर रखे हुए थी। इस पल वो जैसे खुद को रोक नहीं पा रही थी। करीब 2.5 मिनट बाद उसने मुझे छोड़ा, फिर खुद भी पीती रही और मुझे भी पिलाती रही। ये घटिया लोग हर वक्त मुझे शराब पिलाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं उन्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम जैसे कॉलेज के लड़के ही अच्छे होते हो। मूंगे, जो मैंने अभी सिखाया वो सब याद है ना? आगे जब गर्लफ्रेंड बनाओगे तो अच्छे से इस्तेमाल करना। 10 मिनट बाद हम होटल पहुंचे। मैं और लियो यानरान बिस्तर पर साथ साथ लेटे थे। जब मैं उसकी खूबसूरती देख रहा था तभी वो अचानक मुड़ी और मुझे किस करने लगी। पति, इस वक्त वो मुझे अपने पति समझ रही थी और शराब के असर में मैं भी खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो जो कहती मैं वही करता। आखिर बड़ों की बात मानना एक अच्छी परंपरा है। अगले दिन दोपहर जब मैं उठा तो मुझे बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी और जो कुछ कल हुआ था वो कोई संयोग नहीं था। ये सब सिस्टम के इशारे की वजह से हुआ था, नहीं तो लियो यानरान सच में खतरे में पड़ सकती थी। मैंने अपना सिर हिलाया और आज के सिस्टम टास्क को चेक किया। लॉटरी की दुकान पर जाकर इस स्क्रैच कार्ड को खुरचो, तुम्हें 2000 युआन का इनाम मिलेगा। लियो यानरान 1 मिनट बाद जाग जाएगी, तुम्हें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना होगा। मैंने उत्साह में अपनी मुट्ठी कस ली। फिर से 2000 की कमाई। ये स्क्रैच कार्ड तो जैसे मेरे लिए पैसे कमाने का आसान तरीका बन गया था। तभी लियो यानरान ने धीरे धीरे आंखें खोली। मैंने तुरंत उसे पूरी घटना समझा दी। कुछ बिखरी हुई यादें उसके दिमाग में वापस आईं, लेकिन बार में पीने के बाद उसे कुछ याद नहीं था। आगे क्या हुआ वो बिल्कुल याद नहीं कर पा रही थी। पूरी बात समझने के बाद लियो यानरान ने बस शांति से हूं कहा। मैं थोड़ा असहज हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी शांत रहेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। श्याओमू, बाहर जाकर आंटी के लिए दवा ले आओ। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से थोड़ा उदास था। लगता है वो मुझे बस एक बच्चे की तरह देखती है। होटल से बाहर निकलकर मैंने पहले 7 अंडे खरीदे और आधी बोतल एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद सीधे मेडिकल स्टोर की तरफ चला गया। 10 मिनट बाद मैं वापस होटल आया। आंटी आपका सामान ले आया हूँ। धन्यवाद। कल रात की बात बस एक हादसा थी। तुम इस बात को लेकर मन पर बोझ मत लेना। वैसे श्याओमू, आजकल ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल होता होगा, है ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, सच में बहुत मुश्किल है। मैंने कई जगह रिज्यूमे भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लियो यानरान खड़ी हुई और हाथ हिलाते हुए बोली, आंटी अब चलती हैं, शाम को बात करते हैं। हम एक दूसरे को चैट पर ऐड कर लेते हैं। उसे जाते हुए देखकर मैं थक कर सोफे पर बैठ गया। यही होती है एक सफल और परिपक्व महिला। उसका दिल सच में बहुत मजबूत है। तभी मेरी नजर कूड़ेदान में पड़े पुराने कपड़ों पर गई। ये चीज ऐसे ही नहीं फेंकनी चाहिए। कौन जाने कहीं स्टाफ इसे चुपके से बेच न दे। मुझे ऐसी चीजों को शुरू होने से पहले ही खत्म करना होगा। होटल से निकलने के बाद मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, जब लियो यानरान मुझसे संपर्क करेगी तो मैं जरूर उससे हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा। शाम के 5 बजे मैं इंटरनेट कैफे में गेम खेल रहा था। तभी लियो यानरान का वॉइस मैसेज आया, मूगे फ्री हो, आकर साथ में खाना खाओ, आंटी तुम्हें लोकेशन भेज रही है। जब मैं हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंचा तो देखा कि लियो यानरान के पास एक और नशे में धुत खूबसूरत महिला बैठी थी। श्याओमू, बैठो, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ये आंटी लाई फे फे हैं। इनके पास कई मकान हैं। ये किराया वसूलने का काम करती हैं। हेलो मूगे, तुम्हारी लियो आंटी ने खास तौर पर मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद करूं और मैं तुम्हारी मकान मालकिन भी हूँ। ये कहते हुए उसने फिर से शराब का गिलास उठाकर एक घूंट लिया। लियो यानरान थोड़ा बेबस लग रही थी। बस करो, तुम तो पूरी शराबी हो। हर दिन इतना पीकर बेहोश हो जाती हो। लाई फे फे के चेहरे पर थोड़ा घमंड सा था। कोई बात नहीं, अकेले इंसान को खुद को सुन्न करने के लिए शराब ही सहारा होती है। ये कहते हुए उसने लियो यानरान का हाथ पकड़ लिया। यानरान, सच सच बताओ, क्या ये मूगे तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड है? लियो यानरान थोड़ा शर्मा गई। थोड़ा संभल कर बोलो, लाई फे फे बच्चे के सामने हो, चलो नौकरी वाली बात करो। ये सुनकर लाई फे फे बड़बड़ाते हुए फिर से एक गिलास पी गई। मुझे पता है मूगे, सच बताओ, क्या तुम और तुम्हारी लियो आंटी साथ में हो? मैंने उसे कभी इतनी गंभीरता से किसी के लिए कोशिश करते नहीं देखा। सच सच बताओ, कल रात क्या हुआ था? लियो यानरान का चेहरा अचानक सख्त हो गया। अगर तुम बकवास करोगी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उसे गुस्से में देखकर लाई फे फे थोड़ी शांत हो गई। ठीक है, श्याओमू, मुझे एक ड्रिंक डालो। लाई आंटी, इतना पीना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारी लाई आंटी तो ऐसी ही है। अगर मैं शराब न पीऊं तो मुझे नींद नहीं आती। श्याओमू, तुम चांगलोंग ग्रुप में ज्वाइन कर लो। आंटी ने तुम्हारे लिए पहले से ही व्यवस्था कर दी है। इंटर्नशिप की सैलरी 5000 होगी। 3 महीने का ट्रायल पीरियड रहेगा। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि ये चांगलोंग ग्रुप क्या है, लेकिन 5000 की इंटर्नशिप सैलरी मेरे दिल को काफी आकर्षक लगी। भले ही मेरे पास सिस्टम की ताकत थी, लेकिन जब तक मैं सच में आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो जाता, मुझे सावधानी से ही आगे बढ़ना था। ठीक है लाई आंटी और लियो आंटी, धन्यवाद। मैंने भी समझ लिया कि लियो यानरान मेरा एहसान चुका रही है। वैसे लाई आंटी, आपने कहा कि आप मेरी मकान मालकिन हैं, इसका क्या मतलब? मेरे पास काफी मकान है। आजकल कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन साइन होते हैं। संयोग से तुमने मेरा ही मकान किराए पर लिया है। आज जब यानरान तुम्हें मुझसे मिलवाने वाली थी तभी मुझे पता चला कि मैं ही तुम्हारी मकान मालकिन हूँ। ये कहते हुए लाई फे फे शरारती अंदाज में मुस्कुराई। क्या तुमने एक उपन्यास पढ़ा जिसकी शुरुआत एक ऐसे लड़के से होती है जिसके स्कूल के नंबर अच्छे नहीं होते और उसमें मकान मालकिन की कहानी होती है? मैं
मैं थोड़ा असहज हो गया। इंटरनेट के मीम्स और मजाकों के बीच पला बड़ा होने के कारण मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन इस मकान मालकिन से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी बहुत कम जानता हूँ। काम की बात सुलझने के बाद हॉटपॉट भी धीरे धीरे पकने लगा। लियू यानरान पास की ट्रे से मीट के टुकड़े उठाकर बर्तन में डालने लगी। अरे यानरान, तुम इतना मसालेदार सूप खा रही हो, नहीं तो तुम्हारा ये छोटा बॉयफ्रेंड रात में परेशान हो जाएगा। अब लियू यानरान से रहा नहीं गया, उसने जोर से लाई। फे फे को छुटकी काटी। थोड़ा कंट्रोल में रहो। ठीक है, मैं कंट्रोल में रहती हूँ, लेकिन यानरान, क्या सच में तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है? मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बात संभालते हुए कहा। लाई आंटी, हमारे बीच सच में कुछ नहीं है। बस कल रात लियू आंटी नशे में थी और कोई उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बस लियू आंटी को बचाया था। अच्छा ऐसा है, हीरो ने हीरोइन को बचाया। छोटा घोड़ा बड़ी गाड़ी खींच रहा है। यानरान, तुमने इंटरनेट का एक ट्रेंडिंग शब्द सुना है? उसे कहते हैं छोटा घोड़ा बड़ी गाड़ी खींचता है। ये सुनकर लियू यानरान थोड़ी उलझन में पड़ गई। ये छोटा घोड़ा और बड़ी गाड़ी क्या है? तुम्हें कहा था ना इंटरनेट पर ये अजीब चीजें कम देखा करो। जब लाई फे फे ने उसे इसका मतलब समझाया तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ये औरत भी ना बच्चे के सामने कुछ भी बोल देती है। खाना खत्म होने के बाद मैं बहाना बनाकर काउंटर पर बिल देने चला गया, लेकिन ये सब वो दोनों देख रही थी। ये लड़का तो काफी अच्छा है। जैसे ही मैं वापस आया, लियू यानरान ने नशे में धुत लाई। फे फे को सहारा देकर खड़ा किया। चलो चलते हैं, पहले लाई आंटी को घर छोड़ देते हैं। लियू यानरान गाड़ी चला रही थी, मैं फ्रंट सीट पर बैठा था और लाई फे फे पीछे की सीट पर लेटी हुई थी। तुम्हारी लाई आंटी नशे में आमतौर पर ऐसी नहीं होती, शायद वो तुम्हें एक बच्चे की तरह देखती है। मैं समझता हूँ। मैंने एक नजर लियू यानरान के साइड फेस पर डाली और मन ही मन तय किया कि थोड़ी देर में उसे प्रपोज कर दूंगा, नहीं तो शायद फिर मौका नहीं मिलेगा। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी एक अलग खड़ी छोटी विला के सामने रुकी। हमने लाई फे फे को उसके कमरे तक छोड़ दिया, तब जाकर लियो यानरान ने राहत की सांस ली। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लियू आंटी, क्या लाई आंटी अकेली रहती है? हाँ, वो और उनके पति के बीच क्या हुआ ये मुझे भी ठीक से नहीं पता, उन्होंने कभी बताया नहीं। विला से बाहर निकलते हुए मैंने लियू यानरान की पीठ को देखा और खुद को संभाला। लियू आंटी, कल रात, जैसे ही मैंने कल रात की बात छेड़ी, भले ही वो अंदर से मजबूत थी, लेकिन एक महिला होने के नाते वो थोड़ी असहज दिखी। कल रात एक हादसा था, हम दोनों ने ज्यादा पी ली थी, इसीलिए उसे भूल जाओ। आगे अगर जिंदगी में कोई परेशानी हो तो आंटी से कहना। मैंने सिर हिलाया। लियू आंटी, मुझे आप पसंद है। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ मिनट चुप रहने के बाद बोली, गाड़ी में बैठो। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने हल्की सी आह भरी। तुम्हें आंटी में क्या पसंद है? हम तो बस कुछ ही बार मिले हैं, इतने कम समय में तो किसी को जानना भी मुश्किल होता है, फिर किसी से प्यार कैसे हो सकता है? मुझे आप पसंद है क्योंकि आप खूबसूरत हैं, लंबे पैर हैं और आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। आप परिपक्व और समझदार हैं, ये सब मुझे पसंद है। ये सुनकर वो थोड़ी हैरान हो गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी खुलकर ये सब कह दूंगा। तुम्हें बस ये ऊपर ऊपर की चीजें ही पसंद है। लियू आंटी, हम कम समय से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए अभी सिर्फ बाहर की चीजें ही देख सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो मैं आपको और गहराई से समझ पाऊंगा। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम आंटी को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारे और आंटी के बीच 10 साल से भी ज्यादा का अंतर है। 10 से 15 साल बाद तुम 30 के पार होकर अपने सुनहरे दौर में होंगे और तब तक आंटी बूढ़ी हो चुकी होंगी। आंटी फैसले भावनाओं से नहीं लेती। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो ये हम दोनों के लिए गैर जिम्मेदाराना होगा। आंटी अपनी सीमित जवानी तुम्हारे साथ दांव पर नहीं लगा सकती, क्या तुम समझते हो? उसकी बातें सुनकर मेरा इरादा और मजबूत हो गया। लियू आंटी, मैं सच में गंभीर हूँ। आंटी तुम पर विश्वास करती है क्योंकि तुम एक अच्छे और दयालु लड़के हो, लेकिन हमारे बीच सिर्फ उम्र का ही फर्क नहीं है, और भी बहुत सी सामाजिक बातें हैं। मेरी बेटी, तुम्हारे माता पिता, वे लोग क्या सोचेंगे? लियू आंटी, सच कहूं तो मैंने कभी दूसरों की सोच की परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है अगर हम हर वक्त दूसरों की नजरों में जीते रहें तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने जैसा है। लेकिन क्या आप मुझे एक मौका देंगी? मैं आपको साबित करूंगा कि मैं सच में आपको पसंद करता हूँ। वो मुझे तुरंत मना करना चाहती थी, लेकिन उसके दिल ने उसे रोक लिया। ठीक है मूंगे, लोग कहते हैं कि अगर दो लोग साथ होते हैं तो वो किस्मत से होता है। अगर तुम्हारी और आंटी की किस्मत में फिर से मिलना लिखा है और आंटी को लगे कि तुम भरोसेमंद हो तो आंटी तुम्हारे साथ रहेंगी। आखिर इस बड़े शहर में दो लोगों का मिलना सुई को समुद्र में ढूंढने जैसा है। अब देर हो रही है, आंटी तुम्हें घर छोड़ देती है। लियू आंटी, मुझे यकीन है कि हमारी किस्मत हमें फिर मिलाएगी। आखिर मेरे पास सिस्टम है। मेरी मासूमियत देखकर लियू यानरान ने मन ही मन सिर हिलाया। 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने अपार्टमेंट के नीचे आकर रुकी। लियू यानरान ने थोड़ा सोचा और लगा कि उसे कुछ बातें और कहनी चाहिए, इसीलिए वो गाड़ी से उतरकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मूंगे, चांगलोंग ग्रुप में अच्छे से काम करना माँ। परमानेंट होने के बाद तुम्हारी सैलरी 10,000 से ऊपर हो जाएगी और तुम्हें सभी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे इंश्योरेंस वगैरह। ऐसी नौकरी अगर तुम्हारी लाई आंटी की मदद से न मिलती तो सच में मिलना मुश्किल था। मैं समझ गया लियू आंटी। अब जब हम अलग होने वाले थे, क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकता हूँ? लियू यानरान पहले मना करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद इस बार के बाद हम फिर कभी न मिलें, इसीलिए उसने सिर हिला दिया। मैं आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। लियू यानरान ने हल्के से मेरी पीठ थपथपाई और मेरे अंदर उसके लिए जो गहरी भावना थी उसे महसूस किया। ठीक है मूंगे, अब आंटी को जाना होगा। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपने ख्याल समेटकर किराए के कमरे में चला गया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि आज और कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब मैं अपने दिमाग में साफ साफ दोहरा सकता हूँ। क्या ये वही एक बार देखकर कभी न भूलने वाली क्षमता है? ये सोचते ही मैं उत्सुकता से कमरे में जाकर इसे परखना चाहता था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा रूममेट शांग शुनशेंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोफे पर बैठा प्यार भरी बातें कर रहा था और किचन में उसकी माँ झाओ शूमिन खाना बना रही थी। माँ बेटे की इस जोड़ी के बारे में मेरी कभी भी अच्छी राय नहीं रही। अगर लियू यानरान एक मजबूत और तेज तर्रार महिला थी तो ये झाओ शूमिन पूरी तरह से एक झगड़ालू औरत थी। हालांकि वो झगड़ालू थी लेकिन दिखने में काफी सुंदर और सादगी भरी थी। लेकिन जब भी मुझे याद आता कि उसने पड़ोस की औरत से कैसे लड़ाई की थी तो मुझे थोड़ा डर सा लगने लगता। रात के करीब 10 बजे मैं बाथरूम जाने के लिए बाहर निकला, लेकिन देखा कि बाथरूम की लाइट जल रही है तो मैं सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही लियू यान बाहर आई और मुझे देखा, वो अचानक चिल्ला उठी, गंदे आदमी, तुम यहाँ सोफे पर क्या कर रहे हो? मैं पूरी तरह हैरान रह गया। सोफा तो सबके इस्तेमाल के लिए है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? सोफा सीधे बाथरूम के सामने है। क्या तुम मुझे बाथरूम में झांक रहे थे? तुम हमेशा घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमते रहते हो। मुझे
पहले से ही तुम पर शक था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल तो देखो। शोर सुनकर शांग शुनशेंग भी बाहर आ गया। मूंगे, आगे से घर में शॉर्ट्स और टी-शर्ट मत पहना करो और बाहर निकलते समय दरवाजा खटखटाया करो। हमने यहाँ 2 कमरे किराए पर लिए हैं, तुमने सिर्फ एक लिया है। अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को फिर से असहज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर मुझे गुस्से में हंसी आ गई। 36 डिग्री की गर्मी में तुम मुझसे फुल कपड़े पहनने को कह रहे हो? तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? ये सुनते ही शांग शुनशेंग गुस्से से भड़क गया। मेरी टी-शर्ट उस झगड़ालू औरत ने फाड़ दी। फिर उसने मेरे सीने पर जोर जोर से मुक्के मारने शुरू कर दिए। दर्द के कारण मुझे शांग शुनशेंग को छोड़ना पड़ा और मैंने पलट कर उसे जोर से धक्का दे दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। कुछ पुलिस वालों ने मेरी फटी हालत देखी और शांग शुनशेंग और उसकी मां के सूजे हुए चेहरे देखकर भौहें चढ़ा ली। तुम हमारे साथ थाने चलो, जांच करनी है। थाने में मैं अभी कुछ बोल भी नहीं पाया था कि झाओ शुमिन चिल्लाने लगी कि मैंने उसकी बहू के साथ छेड़छाड़ की। मैं निर्दोष हूँ ऑफिसर, मैं तो बस बाथरूम जाने जा रहा था। लेकिन जब बाहर आया तो बाथरूम में कोई था, तो मैं सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझ पर झांकने का आरोप लगा दिया और इस गर्मी में मुझसे फुल कपड़े पहनने को कह रही थी। क्या ये न्याय है? ऑफिसर, लिविंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप लोग फुटेज देख सकते हैं। ये सुनकर पुलिस वाला लियू यान की तरफ मुड़ा। मैडम, क्या आप पक्के तौर पर कह सकती हैं कि इसने आपको झांका? घर में सीसीटीवी है, इसीलिए सोच समझकर जवाब दीजिए। लियू यान थोड़ी घबरा कर बोली। मुझे लगता है इसका इरादा वैसा ही था और इससे पहले जब ये लिविंग रूम में था तो इसने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी हुई थी। बहुत ही गंदी हरकत है। ये सुनकर पुलिस वाले भी हल्का सा हंस पड़े। अभी कड़ी गर्मी का मौसम चल रहा है, हर दिन लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। अगर ये शॉर्ट्स टी-शर्ट नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा? पूरी बात समझने के बाद पुलिस वाले का लहजा थोड़ा नरम हो गया। तुम लोग साथ रहते हो, इसीलिए मामला सुलह से निपटाना ही बेहतर है। आखिर सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। जाओ। शुमिन अंदर ही अंदर नाराज थी, लेकिन पुलिस के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे भी लगा कि ये फैसला ठीक है। आखिर मैंने शांग शुनशेंग को काफी बुरी तरह पीटा था। जैसे ही मैं उठकर जाने लगा, पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। तुम्हारा स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, अपने घर वालों में से किसी को फोन करो, वो आकर तुम्हें ले जाए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं चुप हो गया। अचानक दिल में एक कसक सी उठी। अकेले बाहर रहना कैसा होता है ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। थोड़ा सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं लियू आंटी को ही फोन करूंगा। दूसरी तरफ लियू यानरान बिस्तर पर लेटी हुई सोने ही वाली थी। तभी उसे अचानक थाने से फोन आया। क्या आप लियू यानरान मैडम हैं? यहाँ एक लड़का है जिसका नाम मूगे है। आज इसका किसी से झगड़ा हो गया। इसने कहा कि आप इस शहर में उसका एकमात्र सहारा है। क्या आप आकर इसे ले जा सकती हैं? एकमात्र सहारा वाली बात ने उसे अंदर तक छू लिया। ऑफिसर, मैं अभी आती हूँ। एक दिन का साथ भी गहरा रिश्ता बना देता है और मेरे साथ तो उसका रिश्ता और भी गहरा था। इसीलिए ये कहना कि उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता गलत होगा। जल्द ही मैंने थाने में लियू यानरान को देखा। लियू मैडम, बच्चे को समझाइए, किसी भी बात का हल शांति से निकालना चाहिए, वो अभी जवान है। जी ऑफिसर, मैं इसे अच्छी तरह समझाऊंगी। मुझे लेकर जैसे ही वो थाने से बाहर आई, उसने मेरी फटी हुई शर्ट को देखा। क्या हुआ? ये किसने किया? एक झगड़ालू औरत ने फाड़ दी। मैंने उसे पूरी लड़ाई की बात बता दी। लियू यानरान ने भौहें सिकोड़ ली। आजकल की लड़कियां भी हद कर रही हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन आगे से इतना आवेश में बताया करो। मैंने सिर हिलाया। ठीक है लियू आंटी, समझ गया। सामने खुले हुए एक बारबेक्यू स्टॉल को देखते हुए लियू यानरान ने पूछा, भूख लगी है आंटी, तुम्हें कुछ खाने ले चलती हैं? मैंने सिर हिलाया। ठीक है, रुको, ये कपड़े अब नहीं पहने जा सकते। ये कहकर उसने गाड़ी से एक टी-शर्ट निकालकर मुझे दी। मैंने टी-शर्ट पहन ली और तुरंत एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। हम बारबेक्यू की दुकान में एक कोने में बैठ गए। लियू यानरान मुझे उस टी-शर्ट में देखकर हल्का सा मुस्कुराई। शायद उसके मन में ये था कि आज के बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जब खाना आया, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, लियू आंटी, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब हमारी किस्मत का खेल है? लियू यानरान ने आंखें घुमाई। ये कैसी किस्मत है? अगर तुम सच में किसी को गंभीर चोट पहुंचा देते तो ये मामला आपराधिक बन जाता, तब तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती, सरकारी नौकरी का तो सपना भी खत्म हो जाता। मैंने कहा, वैसे भी मैं पास नहीं हो पाता, लेकिन अपने दिमाग के हिसाब से अब मैं शायद परीक्षा पास कर सकता हूँ। हालांकि सिस्टम वाली जिंदगी मेरे लिए सही नहीं है। भविष्य को लेकर इतना निराश मत हो। वैसे स्कूल में लियू रोयान कैसी थी? वो ठीक ही है। काफी कुछ झेलने के बाद मैं अब बेवकूफ नहीं रहा था, इसीलिए मैं लियू यानरान के सामने उसकी बेटी की बुराई नहीं कर सकता था। हालांकि सिस्टम से मुझे पता चल चुका था कि लियू रोयान पहले से ही खराब स्वभाव की है। ये सोचकर मुझे और घिन महसूस हुई कि वो मुझे पहले कैसे इस्तेमाल कर रही थी। मुझे उससे बदला लेना ही होगा, यही उसके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। तभी यानरान की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसे अचानक पेट में तेज दर्द होने लगा। पीरियड्स का दर्द उसे लगभग 30 साल से परेशान कर रहा था। उसने हल्के से अपना पेट पकड़ लिया। लियो आंटी, क्या आपको पीरियड्स आए हैं? इस वक्त उसे दर्द और ज्यादा बढ़ता महसूस हो रहा था। तो क्या मैं घरेलू उपाय से आपका दर्द कम करने की कोशिश करूं? हम कार में चलते हैं। हालांकि लियू यानरान का दिमाग उससे दूरी बनाना चाहता था, लेकिन दर्द सच में बहुत ज्यादा था। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। मैं उसे सहारा देकर कार तक ले गया और पास की दुकान से एक हीट पैड खरीद लाया। जब मैं वापस आया तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो सिकुड़ कर बैठी थी। मैं थोड़ा घबरा गया। लियू आंटी, पहले इसे पेट पर लगा लीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके हाथ पैर भी ठंडे हो रहे होंगे। मैं आपके हाथ पैर दबा देता हूँ, इससे आराम मिलेगा। खासतौर पर पैर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पैर गर्म हो जाएं तो पूरा शरीर भी गर्म हो जाता है। तो ठीक है। वो पहले मना करना चाहती थी, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था। उसकी इजाजत मिलने के बाद मैंने धीरे से उसके नाजुक पैर अपने हाथों में लिए। लियू आंटी, आपके पैर तो सच में बर्फ जैसे ठंडे हैं। ये कहकर मैंने अपनी शर्ट ऊपर उठाई और उसके पैर अपने पेट पर रख लिए ताकि उन्हें गर्म कर सकूं। उसकी ठंडी त्वचा छूते ही मैं हल्का सा काम गया। मूगे, ऐसा मत करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। कोई बात नहीं लियू आंटी, मेरे शरीर की गर्मी काफी है। जैसे ही उसने अपने पैर हटाने की कोशिश की, मैंने रोक लिया। अगर आप पैर हटा लेंगी तो मेरा पेट बेकार ही ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर उसने कोशिश करना छोड़ दिया। धीरे धीरे गर्माहट बढ़ने लगी और उसका दर्द काफी कम हो गया। ठीक है श्याओ मू, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा, सच में धन्यवाद। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जब हम फिर से किराए के घर के नीचे पहुंचे तो रात के 1:30 बज चुके थे। शाओमू, अब जाकर सो जाओ। ठीक है लियू आंटी, क्या हम आगे भी मिल पाएंगे? मुझे सच में आपसे दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा। उसे याद आया कि मैंने कैसे अपने पेट से उसके पैर गर्म किए थे और उसके दिल में हल्की सी नरमी आ गई। इतना अच्छा लड़का, क्या मैं सच में इससे फिर कभी नहीं मिलूंगी? फुर्सत में आंटी तुमसे मिलने आएंगी। लियू आंटी, आप जानती हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ। बहुत देर हो गई है, जाओ सो जाओ। अगर तुम आंटी के साथ रहना चाहते हो तो वो किस्मत पर निर्भर करेगा। मेरे सिर पर हाथ फेर कर लियू यानरान मुड़कर चली गई।
गई। उसकी कार के पीछे जाती हुई लाइट्स को देखते हुए मुझे निराशा नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि उसके दिल में भी हलचल शुरू हो चुकी है। अगली सुबह जब मैं उठा और समय देखा तो मैं चौंक गया। मैंने तुरंत लाई फेफे को फोन किया। हेलो लाई आंटी। जल्दी ही उसकी आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूं मुगे। लाई आंटी, आपने ही तो कहा था कि आज 9:30 बजे फोन करना और 10 बजे आप मुझे इंटरव्यू के लिए ले जाएंगी। अच्छा ऐसा है क्या मेरे छोटे मुंह? क्या हम दोपहर में चलें? प्लीज। तुम्हारी लाई आंटी उठ ही नहीं पा रही, बहुत नींद आ रही। ठीक है, सच में ये तो पूरी तरह नशेड़ी वाली लाइफ जी रही है, लेकिन ये कितनी क्यूट है। इसी समय शहर के बाहरी इलाके की एक ऑफिस बिल्डिंग में लियो यानरान काम से जुड़े निर्देश दे रही थी। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं देखना चाहती। ये कहकर उसने फाइल जोर से एक सीनियर मैनेजर पर फेंक दी। वो मैनेजर राहत की सांस लेते हुए तुरंत बाहर भाग गया। ऑफिस शांत होने के बाद लियो यानरान ने हल्के से अपना पेट पकड़ा। ईट पैड लगाने के बावजूद उसे अभी भी दर्द हो रहा था और उसे पिछली रात की बातें याद आने लगी। दोपहर 1 बजे मुझे लाई फेफे का फोन आया। हेलो मुगे, तुम आंटी के घर आ जाओ, आंटी तुम्हें इंटरव्यू के लिए ले जाएंगी। ठीक है लाई आंटी। जब मैं विला पहुंचा तो देखा लाई फेफे सोफे पर बैठी शराब पी रही थी। लाई आंटी, आप फिर से पी रही हैं? हाँ मुगे, तुम्हें भूख लगी है? आओ मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ। लाई आंटी, मजाक मत करो, चलिए इंटरव्यू के लिए चलते हैं। हम चांगलोंग ग्रुप की बिल्डिंग पहुंचे और तब मुझे अमीर लोगों की असली ताकत समझ आई। मुगे, ये चांगलोंग ग्रुप की एक ब्रांच है, इनका खुद का पूरा बिल्डिंग होता है। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स का बैकग्राउंड बहुत ताकतवर है। अगर तुम यहाँ ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर सेफ है। इसके बाद लाई फेफे के साथ मैं जल्दी ही चांगलोंग ग्रुप के सेल्स डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया। रात 12 बजे सिस्टम ने फिर से नया अपडेट दिया। लियो रुयान का बॉयफ्रेंड लियो जिनशिंग अपनी माँ के कारण आज दोपहर तुम्हारे साथ इसी कंपनी में ज्वाइन करेगा। वो ऑफिस में सबके बीच फैलाएगा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े रहने वाले चापलूस हो और तुम्हारी इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा। ये पहली जानकारी सुनते ही मेरा मूड खराब हो गया। मैं उसके साथ 3 साल तक पढ़ा था, उसे देखना ही मुझे पसंद नहीं था और अब नौकरी में भी वही मेरा सहकर्मी बनेगा। लेकिन लियो जिनशिंग की माँ आखिर करती क्या है, ये सोचकर मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। लॉटरी की दुकान जाकर इस स्क्रैच कार्ड को खुरचो, तुम्हें 4000 युआन का इनाम मिलेगा। आज रात जब तुम खाना लेने जाओगे, शांग शुनाशेंग चुपके से उसमें गंदगी मिलाने की कोशिश करेगा। सुबह 10:30 बजे परेशान लियो यानरान टहलने के लिए पार्क जाएगी। एक आदमी उसका पीछा करेगा। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी हुई, मौका फिर से आ गया था। अगले दिन ऑफिस में हाजिरी लगाने के बाद मैं बाहर काम के लिए निकल गया। आखिर पहला ही दिन था और अभी सबसे जरूरी काम था लियो आंटी को ढूंढना। 10:25 बजे लियो यानरान अकेली पार्क में चली गई। मैंने सोचा पहले उससे थोड़ा दूर ही रहूं, नहीं तो उसे लगेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। इस समय लियो यानरान का मन बहुत परेशान था, खासतौर पर पीरियड्स के दर्द की वजह से और ऊपर से बिजनेस में भी कुछ समस्याएं चल रही थी। चलते चलते उसे अचानक वो पल याद आया जब मैंने उसके पैर गर्म किए थे। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो लियो यानरान मैडम, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ क्या? लियो यानरान ने गुस्से में डांट दिया और सामने वाले नंबर को ब्लॉक कर दिया। ऐसे धोखाधड़ी वाले कॉल उसे लगभग हर दिन आते रहते थे। उसकी बेटी को लेकर जाने कितनी बार ऐसे झूठ बोले जा चुके थे। चलते चलते अचानक पास की सड़क से एक युवक उसकी तरफ आने लगा। शुरुआत में मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, आखिर यहाँ दूसरे लोग भी घूम रहे थे, ये सामान्य बात थी। लेकिन जब मैं कुछ और रास्तों से गुजरा तो वो आदमी लगातार मेरे पीछे ही चलता रहा। अब मेरे मन में डर पैदा होने लगा। मैंने अपनी चाल तेज कर दी और वो आदमी भी तेज चलने लगा। ये सब देखकर मुझे समझ आ गया कि मौका आ गया है। लियो आंटी, मैंने जानबूझकर हैरानी जताते हुए आवाज ले रही। मुझे देखते ही लियो यानरान थोड़ा रिलैक्स हो गई। उसकी खूबसूरत आंखों में छिपी हुई खुशी साफ दिख रही थी। मुगे, तुम यहाँ कैसे? लियो आंटी, कल लाई आंटी मुझे चांगलोंग इंटरनेशनल के सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करवा दी। आज मेरा पहला दिन है, काम थोड़ा फ्री है, तो यहाँ से गुजरते हुए अंदर घूमने आ गया। सोचा नहीं था कि आप मिल जाएंगी, कितना इत्तेफाक है। ये सुनकर लियो यानरान के दिल में हल्की सी हलचल हुई। सच में ये तो बहुत ही अजीब संयोग है। चलो वहाँ बेंच पर बैठते हैं। हम दोनों पार्क की बेंच पर बैठ गए। लियो यानरान ने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर मुझे दी। शाओमू, पहला दिन कैसा रहा? अच्छा रहा लियो आंटी, ये मेरी पहली नौकरी है, पहली बार असली दुनिया में कदम रखा है। लियो आंटी, क्या आपको नहीं लगता ये हमारी किस्मत है? मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। आज सच में बहुत अजीब संयोग है, यहाँ से मेरे घर की दूरी भी 10 किलोमीटर से ज्यादा है, फिर भी हम मिल गए। मैंने मौका देखकर अपने दिल की बात छेड़ने की सोची, लेकिन वो समझ गई कि मैं क्या सोच रहा हूँ। शाओमू, आंटी तुम्हारी गॉड मदर माँ जैसी बनना चाहती है, तुम्हें कैसा लगेगा? लियो आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? गॉड मदर बन जाऊं तो क्या बुरा है? आगे से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, इस शहर में तुम्हारा भी कोई सहारा होगा। मैंने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। अगर आप मेरी गॉड मदर बन गई तो क्या मुझे पॉकेट मनी भी देंगी? वो मेरे जवाब से थोड़ा हैरान रह गई। ये लड़का आखिर सोच क्या रहा है? ठीक है, अगर ऐसा है तो रहने दो। उस रात जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें गॉड मदर बनाना सही नहीं लगेगा, वो तो सच में अजीब होगा। मैंने कहा, आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर कभी आपका मन बदल जाए तो आप मुझे बता सकती हैं। उसी समय जब वो मुझसे और बात करना चाह रही थी तभी फिर से उसका फोन बज उठा। मैडम लियो, आप जल्दी कंपनी आ जाइए। शाओमू, मुझे भी कंपनी वापस जाना है, तुम अच्छे से काम करना, ठीक है? मैंने अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगाने की कोशिश की। वो पहले मना करना चाहती थी, लेकिन उसे वो पल याद आया जब मेरे आने से उसे सुरक्षा का एहसास हुआ था, इसलिए उसने भी अपनी बाहें खोल दी। शाम को काम खत्म करके घर लौटने के बाद मैंने खाना ऑर्डर किया। सोचा आज शांग शुनशेंग को रंगे हाथों पकड़ लूंगा और उसकी हरकत का सबूत इकट्ठा करके उसके ऑफिस में शिकायत कर दूंगा। फिर देखता हूँ उसकी माँ मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है या नहीं। तभी लाई फेफे का फोन आया। मुगे, खाना खाया? अगर नहीं खाया तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। लाई आंटी, मैंने पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया है, ठीक है? मुगे, तो रात को मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें फुट मसाज के लिए ले जाऊंगी। लाई आंटी, आप सच में? बिल्कुल सच में। हम रात 9 बजे चलेंगे, मैं तुम्हारे लिए खास इंतजाम करूंगी। हम अच्छे दोस्त है ना? उससे बात तय करने के बाद तभी मेरा खाना भी आ गया। मैंने खाने का पैकेट खिड़की के पास रख दिया और मोबाइल लेकर कमरे के दरवाजे के पीछे छिप गया। चुपचाप शांग शुनशेंग का इंतजार करने लगा। करीब 10 मिनट बाद वो पसीने से भीगी हुई वापस आई। जैसे ही उसने खिड़की पर रखा खाना देखा, उसका गुस्सा भड़क गया। हिम्मत कैसे हुई इसका ये खाना मंगाने की? उसने इधर उधर देखा और जेब से 2 काले घुंघराले बाल निकाले, मेरे खाने का पैकेट खोला और वो बाल अंदर डाल दिए। ये सब मैंने साफ साफ वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। मैं तुरंत बाहर निकला और उससे कहा, तुम नहीं चाहोगी कि ये वीडियो तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाए, है ना? शांग शुनशेंग गुस्से में चिल्लाई, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे की? मैंने बिना सोचे उसे एक लात मार दी। तभी झाओ शुमिन भी किचन से बाहर आ गए। क्या हुआ? मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरे खाने में गंदगी मिलाई है, कल मैं उसके ऑफिस जाकर ये वीडियो उसके साथियों को दिखाऊंगा। ये कहकर मैंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। मेरे जाते हुए पीछे को
को देखते हुए। झाओ शुमिन घबराकर अपने बेटे से बोली, अब क्या करें? वो झल्लाकर बोला, मुझे क्या पता, जल्दी जाकर उससे कहो कि वो वीडियो डिलीट कर दे। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उसे थाने ले गई। शांग शुनशेन को वहीं एक दिन के लिए हिरासत में रखा गया। जब मैं दोबारा खाना ऑर्डर करने वाला था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शाओली, दरवाजा खोलो। उस झगड़ालू औरत की अचानक नरम आवाज सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। कुछ सोचकर मैंने दरवाजा खोल दिया। शाओली, आज जो हुआ वो मेरे बेटे की गलती थी, तुम मुझसे नाराज मत हो। देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, रोटी और खिचड़ी भी है, इसे माफी समझ लो। बस तुम वो वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुमने मेरी टी शर्ट फाड़ी थी, अब मुझे भी तुम्हारी टी शर्ट फाड़ने दो। झाओ शुमिन की आंखें फैल गई। वो अंदर से बहुत पारंपरिक औरत थी, लेकिन अपने बेटे के लिए उसे ये सब मानना पड़ा। ठीक है, फाड़ दो। मैंने तुरंत उसकी टी शर्ट पकड़ ली। तुम जैसी औरत चीर। उसकी टी शर्ट एक बड़े हिस्से से फट गई, लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो वो टी शर्ट जगह जगह से सिलाई की हुई, पुरानी और फीकी थी। मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। झाओ शुमिन ने राहत की सांस ली। तुम पहले खाना खा लो, मैं जाकर कपड़े बदलती हूँ। ये कहकर उसने जमीन से फटा कपड़ा उठाया। फिर उसकी नजर कूड़ेदान पर पड़ी जहाँ मेरी फटी हुई टी शर्ट पड़ी थी। वो उसे भी उठाकर बाहर चली गई। करीब 10 मिनट बाद वो फिर से कमरे में आई। मोगे, वो वीडियो अब डिलीट कर दोगे? मैंने कहा, हाँ। मैं भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि पुलिस केस करने से भी शांग शुनशेंग को कोई बड़ी सजा नहीं मिलने वाली, कोई खास गंभीर नतीजा भी नहीं निकलेगा। मैंने फोन खोला और वीडियो डिलीट कर दिया। झाओ शुमिन फिर बोली, रिसाइकल बिन भी साफ कर दो, और क्या मैं तुम्हारे चैट रिकॉर्ड भी देख सकती हूँ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह औरत इतनी सावधान होगी। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। जब उसने देखा कि मैंने सारे सबूत हटा दिए हैं तो उसका रवैया तुरंत बदल गया। वो झुककर मेरे इस्तेमाल किए हुए बर्तन उठाने लगी। अचानक उसकी शर्ट का एक बटन टूटकर गिर गया। उसने तुरंत हाथ से उसे ढक लिया। क्या देख रहा है? घर जाकर अपनी माँ को देख, कमरे में मोजे पड़े हैं। तू तो पूरा बिगड़ा हुआ लड़का है, एक दिन जेल जाएगा। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। इस औरत का मूड बदलने की स्पीड सच में कमाल थी। उसके कमरे से जाने के बाद तभी लाई फई का फोन आया। हेलो मुगे, मैं बाउमिंग रोड पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। लाई आंटी, आपने फिर से पी ली है क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे नहीं पता, बस तुम जल्दी आ जाओ। जब मैं फिर से उससे मिला तो वो एक शेयर वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुगे, यहाँ हूँ, मैंने कहा। लाई आंटी, आपके घर में इतनी महंगी कारें खड़ी हैं और आप यहाँ स्कूटर चला रही हैं, वो तो बेकार जा रही हैं। वो हंसते हुए बोली, तो तुम ड्राइविंग सीख लो, आगे से तुम ही मेरे ड्राइवर बन जाना। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कुछ खाने का मन है? मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने जवाब नहीं दिया। हर बार पूछती हूँ, तुम चुप ही रहते हो। तुम लियू यानरान के लिए काफी वफादार लगते हो। चलो, आज तुम्हें एक खास जगह ले चलती हूँ। थोड़ी ही देर में वो मुझे एक बहुत ही शानदार फुट स्पा में ले गई। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, अब से तुम भी मेरे साथ आना। ये कहकर उसने सामने खड़ी एक ऑडी कार की तरफ हाथ हिलाया। यानरान, हम आ गए। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि लियू यानरान भी वहाँ होगी। फे तुम शाओमू को भी यहाँ ले आए? अरे, तुम्हारा छोटा सा खास इंसान है, उसे लाना गलत है क्या? दोनों थोड़ी देर मजाक में एक दूसरे से छेड़छाड़ करती रही। तभी एक भारी मेकअप वाली औरत वहाँ आई। आज तो एक हैंडसम लड़का भी साथ लाई हो। लाई फेफी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, यह है मुगे, यानरान का आदमी। शाओमू, यह है यानरोंग, तुम इन्हें है यान कह सकते हो। इनका बेटा लियू जिनशिंग तुम्हारा क्लासमेट है। मैंने सामने खड़ी है यानरोंग को देखा और मुझे सिस्टम की वो बात याद आ गई। ओ, तो तुम जिनशिंग के क्लासमेट हो? चलो अंदर चलते हैं। हम एक प्राइवेट रूम में गए। लियू यानरान लेट गई और मसाज करने वाले का इंतजार करने लगी। यानरोंग, तुम हमारे शाओमू के पैर धो दो। ये हमारे ग्रुप का सबसे छोटा सदस्य है, किसी के पैर धोना है यानरोंग को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे देखकर एक 20 साल का थोड़ा मासूम लड़का उसने मान लिया। ठीक है, मैं कर देती हूँ। शाओमू थोड़ी देर में पैर धोने का टब आ गया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। वो झुककर धीरे से बोली, शर्माओ मत, इसे आराम समझो। वो मेरे पैर धोते हुए लियू यानरान से बात करने लगी। तुम उन लोगों से किसी को पार्ट टाइम काम के लिए बुलाना चाहती हो? मुझे नहीं लगता ये आसान होगा। आजकल लोग कम पैसे पर भी स्थिर नौकरी चाहते हैं। कौन थोड़े पैसों के लिए कभी भी बुलाने पर आएगा? फिर हे यानरोंग ने एक विदेशी दिखने वाली लड़की को अंदर बुलाया। मियां, ये है लियू यानरान, एक बिजनेस ओनर। तुम्हारी चीनी अब काफी अच्छी है, क्या तुम इनके यहाँ पार्ट टाइम ट्रांसलेटर का काम करोगी? पेमेंट अच्छी मिलेगी। लियू यानरान ने भी कहा, जब जरूरत होगी तब आना होगा। एक दिन का 1000 युआन मिलेगा, लेकिन उसी दिन आना जरूरी होगा। लेकिन मियां ने तुरंत मना कर दिया। सॉरी, यहाँ मेरी कमीशन ही महीने की 60,000 से ज्यादा है। पार्ट टाइम काम करने का कोई खास मतलब नहीं है। ये देखकर मेरी आंखें चमक उठी और अचानक मेरे मुंह से निकल गया, लियू आंटी, अगर ये पार्ट टाइम काम है तो मैं कर लेता हूँ। तीनों मुझे देखने लगे। शाओमू, मजाक मत करो, तुम्हारी पढ़ाई भी इस काम से मैच नहीं करती। तुम्हें जर्मन कैसे आ सकती है? मैं बोला, मैंने कुछ समय खुद से जर्मन सीखी थी। पार्ट टाइम जर्मन ट्रांसलेटर का काम मैं आराम से कर सकता हूँ। लियू आंटी, आप मुझे भी सोच सकती हैं। अब मुझे समझ आ गया था कि तेज याददाश्त कितनी काम की चीज है। मेरी कई भाषाएं जानने की क्षमता मुझे हर काम में काम आने वाला इंसान बना सकती थी, लेकिन मेरा नौकरी बदलने का कोई इरादा नहीं था। चांगलोंग इंटरनेशनल में मिलने वाले मौके मुझे अच्छे से याद थे। तो फिर मियां से जर्मन में बात करके दिखाओ, अगर तुम्हें सच में जर्मन आती है तो आंटी तुम्हें पार्ट टाइम काम दे देंगी। ये सुनकर मियां समझ गई कि क्या करना है। उसने जर्मन में मुझसे बात करनी शुरू की। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मियां दीदी, आपकी बात समझ गया, लेकिन मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर मियां थोड़ी निराश हो गई। मिस लियू, ये लड़का जर्मन बहुत अच्छी बोलता है, ये हमारे देश में भी आराम से रह सकता है। अगर ये आपका ट्रांसलेटर बने तो ये पूरी तरह योग्य है। इतना कहकर मियां ने मुझे थम्स अप दिखाया। छोटे भाई, तुम्हारी जर्मन बहुत शानदार है। तुमसे बात करके मुझे अपना घर याद आ गया। बाद में बात करनी हो तो दीदी के पास आ जाना। अब वहाँ मौजूद सभी औरतों का ध्यान मुझ पर बदल चुका था। वाह शाओमू, तुम तो कमाल निकले, तुम्हें जर्मन भी आती है। आज तो तुमने आंटी को सच में हैरान कर दिया। इधर आओ, तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। मैंने मुड़कर लियू यानरान की तरफ देखा। लियू आंटी, क्या मैं आपकी कंपनी में पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ? मेरी नौकरी काफी फ्री है, जब भी जरूरत होगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। लियू यानरान ने मेरी उम्मीद भरी आंखों को देखा और अभी भी मियां की तारीफ के असर में थी। उसे समझ नहीं आया कि हमने क्या बात की थी, लेकिन उसे लगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, हालांकि उसने हाँ कह दिया, लेकिन उसके मन में अचानक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो चाहती थी कि मुझसे कम मिलना जुलना हो, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। क्या सच में हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता है जो टूट नहीं सकता? ये सोचकर उसने शिकायत भरी नजरों से लाई फेफे को देखा। ये शराबी औरत कहीं शाओमू इसका छुपा हुआ बेटा तो नहीं? इसका इतना ख्याल रखती है, यहाँ तक कि पैर धुलवाने भी साथ ले आए। यानरान, तुम्हें बेटा चाहिए क्या? मुझे लगता है शाओमू तुम्हारा गॉडसन बनने के लिए सही रहेगा। फिर उसने मेरी तरफ
तरफ देखा। शाओमू, आओ एक कॉकटेल पीते हैं। रहने दीजिए लाई आंटी, मुझे शराब नहीं पीनी, कल मुझे काम पर भी जाना है। क्या तुम लाई आंटी से नफरत करते हो? लाई फेफे को लगा कि मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि वो बोतल पहले पी चुकी थी। फिर उसने बोतल के मुंह पर जीभ फेर दी। ये देखकर लियू यानरान की आंखें फैल गई। लाई फेफे, थोड़ा कंट्रोल करो, बच्चे को खराब मत करो। क्या बात है यानरान, तुम्हें जलन हो रही है? मुझे तो लगता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तुम डर रही हो कि मैं शाओमू को तुमसे छीन लूंगी? लियू यानरान गुस्से में मुंह घुमाकर चुप हो गई। चलो ना पी लो, वरना आंटी सच में दुखी हो जाएगी। मैंने घबराकर निगल लिया और लाई फेफे के बार बार कहने पर मैंने कॉकटेल लेकर पीना शुरू कर दिया। पता नहीं कि उसमें अजीब सी मिठास महसूस हो रही थी। ये देखकर लियू यानरान के दिल में हल्की चुभन हुई, जैसे उसने बहुत खट्टी जलन महसूस की हो। उसे लगा जैसे कोई उसकी चीज छीन रहा हो, लेकिन उसके शांत चेहरे पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चलो शाओमू, फेफे, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देती हूँ। गाड़ी में बैठते ही लाई फेफे तुरंत सो गई। लियो आंटी, जब भी आपको ट्रांसलेटर की जरूरत हो मुझे तुरंत फोन कर देना, ठीक है? शाओमू, आंटी तुम्हें कभी भी फोन कर सकती है। उसे याद आया कि मैं मियां के साथ कितनी आसानी से जर्मन में बात कर रहा था। उसे ये सब बहुत हैरान करने वाला लगा। मैं अभी 21 साल का भी नहीं था और जर्मन मेरी पढ़ाई का विषय भी नहीं थी, फिर भी मैं इतनी अच्छी बोल रहा था। उसने अपने मन में मेरी तस्वीर बना ली कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ जो सुबह से रात तक मेहनत करके पढ़ाई करता है। इस वजह से उसके दिल में मेरे लिए और अच्छा एहसास बढ़ गया। किराए के घर के नीचे वो फिर मेरे सामने खड़ी हो गई। शाओमू, तुम्हारी लाई आंटी असल में ऐसी नहीं है। वो आमतौर पर दूसरे मिडिल एज पुरुषों के सामने बहुत सभ्य रहती है। शायद हमारे ग्रुप में तुम ही अकेले छोटे हो, इसलिए वो तुम्हें बच्चा समझकर छेड़ती रहती है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना, बस इग्नोर कर देना। मैं समझ गया लियो आंटी, मुझे समझ आ गया था। वो मुझे खास तौर पर ये सब समझा रही थी। साफ था कि उसे थोड़ी जलन हो रही थी। तो मैं चलती हूँ। शाओमू, आंटी अभी भी तुम्हें अपना गॉडसन बनाना चाहती है। जब चाहो मुझे बता देना। उसे दूर जाते हुए देखकर मैं धीरे धीरे होश में आया लग रहा था, जैसे मैं सच में अमीर आंटियों के एक सर्कल में शामिल हो गया हूँ। कमरे में लौटकर मैंने फिर कंप्यूटर खोला और विदेशी भाषाएं पढ़ने लगा। रात 12 बजे सिस्टम की जानकारी फिर अपडेट हुई। आज रात 9:30 बजे जब लियू यानरान और लाई फेफे टहल रही होंगी तो हाई हील पहनने की वजह से लियू यानरान का पैर मुड़ जाएगा। बर्फ और मसाज से तुरंत राहत मिल सकती है। पिछली लड़ाई की बात को लेकर लियू यान और शांग शुनिशिंग अभी भी मन में गुस्सा रखे हुए हैं, इसलिए लियू यान बाथरूम में छिपकर तुम्हें फंसाने की योजना बना रही है। जब तुम टॉयलेट जाओगे तो वो बाहर आकर अपने कपड़े फाड़ देगी और तुम पर इल्जाम लगाएगी। ग्रुप की पुडोंग ब्रांच की विदेशी महिला सीईओ सुबह कंपनी आने वाली है। निंगनान 4th रोड की दूसरी प्राइवेट सुपरमार्केट नया सप्लायर ढूंढ रही है। जैसे ही मैंने लियू यानरान की खबर पढ़ी मेरे दिल में उत्साह दौड़ गया। मैंने टेबल पर रखी गुलाबी टी शर्ट की तरफ देखा और सीधा जाकर बिस्तर में घुस गया। अगले दिन मैं कंपनी पहुंचा, तभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वांग या मेरे पास आई। शाओमू, तुम्हें पता है लियू जिनशिंग और लियू यिचेन इन दिनों पूरे सेल्स डिपार्टमेंट में तुम्हारे बारे में बातें फैला रहे। कह रहे हैं कि तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को पीछा किया था। वैसे भी हमारा काम का सर्कल छोटा है और वो लड़कियां भी उसके साथ बहनों जैसी घूमती हैं। हर दिन तुम्हारा मजाक उड़ाती रहती हैं। मैंने शांत होकर कहा, जो बोलना है बोलने दो। उस इंसान को बदतमीजी ही मजाक लगती है। वांग या बोली, मुझे तो वो कोई बड़ी बात नहीं लगता, लेकिन तुम्हें इस लियू यान से सावधान रहना चाहिए। सुना है उसकी माँ हमारी ब्रांच की सीईओ है। मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, सीईओ तो कोई विदेशी औरत नहीं है? वांग या ने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर धीरे से मुझे बैठाकर बोली, हाँ कैथरीन, लेकिन उसने यहाँ के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली है और अब यहाँ की नागरिक बन चुकी है। अब वो बाहर ही नहीं रही। तभी अचानक हाई हील्स की आवाज पूरे ऑफिस में गूंजने लगी। कैथरीन अंदर आई। उसका दबदबा इतना था कि सबकी सांसें थम सी गईं। उसने कुछ नियमों के बारे में बात की। उसकी चीनी भाषा बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें विदेशी लहजा साफ सुनाई दे रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद आखिर छुट्टी हुई। मैं नया खरीदा हुआ छोटा कैमरा लेकर घर लौट आया, लेकिन मेरे मन में पहले से ही एक प्लान था। मैं सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिपी लियू यान घबरा गई। उसे पता था अगर इस बार उसका प्लान सफल हो गया तो वो मुझे जेल तक भिजवा सकती है। तभी मैं बाथरूम में घुसा हुआ, हम दोनों की नजरें मिली। लियू यान ने तुरंत अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। फिर वो मेरी तरफ दौड़ी ताकि मेरे फिंगरप्रिंट अपने ऊपर लगा सके। बचाओ, कोई है। चिल्लाने के बाद उसने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे वो बाथरूम से भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कोई उसे वापस अंदर खींच रहा हो। उसका मकसद था कि हॉल में लगा कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर ले। मैंने देखा कि लियू यान बार बार अपनी टी शर्ट पर मेरे फिंगरप्रिंट लगाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मैं गुस्से में आ गया और मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। रसोई में खाना बना रही झाओ शुमिन ने आवाज सुन ली और बेलन उठाकर मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उस मोटे बेलन को देखकर मैं भी डर गया। तुम पागल औरत। मैंने उसका हमला बचाया और भागकर हॉल की तरफ गया, लेकिन झाओ शुमिन ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। तू गंदा आदमी, पुलिस बुलाओ। मेरी बहू पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? चीरने की आवाज आई और मेरी टी शर्ट फिर उसी पागल औरत झाओ शुमिन ने फाड़ दी। दर्द से मैं दांत भींचने लगा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हटा मैंने मौका देखकर उसे जमीन पर दबोच लिया। ठीक है, पुलिस बुलाओ। क्या तुम्हें लगता है मेरे सीने पर लगा कैमरा मजाक के लिए है? ये सुनते ही लियू यान का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने छुपा कैमरा लगाया था? मेरे नीचे दबाई हुई झाओ शुमिन को भी समझ आने लगा कि शायद गलती मेरी नहीं थी, बल्कि उसकी बहू मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। झाओ शुमिन भले ही गुस्सैल थी, लेकिन इतनी घटिया हरकत वो भी नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, अब पुलिस ही फैसला करेगी। तुम्हारी बहू मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसका वीडियो मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा। कमरे में लौटकर मैंने अपनी फटी हुई टी शर्ट और शॉर्ट्स को देखा और बिना आंसू के रोने जैसा महसूस हुआ। सस्ती ऑनलाइन खरीदी हुई एक और टी शर्ट बर्बाद हो गई थी। मेरी पहले से खराब जिंदगी और मुश्किल बना दी। इस बार मैंने तय कर लिया कि पुलिस में शिकायत जरूर करूंगा। शाम के 8:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। शाओमो, आंटी अंदर आ सकती है? झाओ शुमिन बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि मैं वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। आ जाओ, मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे जवाब दिया। मेरा मूड बहुत खराब था। झाओ शुमिन अंदर आई। उसके हाथ में एक नई टी शर्ट थी। शाओमो, पहले गलती से मैंने तुम्हारी टी शर्ट फाड़ दी थी, इसलिए आंटी तुम्हारे लिए नई लेकर आई है। मैंने कहा, ये सब रहने दीजिए। आप बेलन लेकर मुझे मार रही थी, वो मुझे अभी भी याद है। मुझे तुमने भी नहीं सोचा होगा कि लियू यान ऐसी हरकत करेगी। शुनशेंग और लियू यान की जल्दी शादी होने वाली है। ऐसे समय पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। आंटी तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, इस बात को यही खत्म कर दो, ठीक है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये मामला छोड़ दूं तो आपको भी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। आप भी नहीं चाहेंगी कि आपकी होने वाली बहू मुश्किल में पड़े, है ना? मुझे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कल सैलरी मिलेगी तब दे दूंगी। मैं बोला, मुझे पैसों में दिलचस्पी नहीं है। आज पूरा दिन काम करके बहुत थक गया हूँ, बस मेरा मसाज कर दो। ये सोचकर कि ये हमेशा लड़ने वाली औरत अब चुपचाप मेरी सेवा करेगी, मेरे अंदर अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वो झिझकते हुए बोली, ठीक है। जो शुमिन पुराने विचारों वाली महिला थी। उसे लगा कि एक जवान लड़के को हाथ लगाना ठीक नहीं, लेकिन बेटे और बहू की शादी बचाने के लिए वो मजबूर थी।